हाउसिंग मार्केट पर आज हम फोकस करने वाले हैं। क्या किराए के मकानों के दाम जो बढ़ गए हैं वो नीचे नहीं आएंगे, और इन लेवल्स पर अगर आपको डील पक्की करनी है तो किन बातों का ख्याल रखें, अगर कीमतें और बढ़ने वाली हैं तो किस तरह की तैयारी रखें। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ हैं फिनकार्ड के डायरेक्टर और को फाउंडर रवि शर्मा। थैंक यू सो मच रवि जी, आपने वक्त निकाला। कोविड के बाद हमने देखा है कि जो रेंट का बाजार है उसमें काफ़ी गहमा गहमी रही, काफ़ी समय तक लोअर लेवल्स पे रहने के बाद अब जो है रेंट्स जो है पहले नॉर्मलाइज हुए और अब जो है 10% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप इस तेज़ी के पीछे किन फैक्टर्स को देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या आउटलुक बन रहा है? यही लेवल्स बरकरार रहेंगे या इससे हम ज़्यादा बढ़ते हुए देखेंगे रेंट्स को? थैंक यू प्रियंका। सो आप देखेंगे हुआ क्या है रेंटल बाजार में कि यहाँ पर पिछले 3 सालों से किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी थी नहीं रेंट्स के अंदर, जो कि कोविड की वजह से था, जहाँ पर लोग प्रेफर कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम करना, अपने घरों में चले गए थे। जब कंपनीज ने रियलाइज किया कि नहीं, अब हमें वर्क फ्रॉम पॉलिसीज खत्म करनी है और लोगों को वापस बुलाना है, सो देयर वाज सडन डिमांड। रियल एस्टेट कोई भी कमोडिटी बिजनेस होता है, इट्स कंप्लीटली ड्राइव बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो उस डिमांड सप्लाई में मिसमैच होने की वजह से हमने देखा कि रेंट्स में बहुत ज्यादा तेजी दिखाई गई। और ये तेजी में कुछ फिगर्स में कोट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने सबसे ज्यादा तेजी उन शहरों में देखी जहां पर आईटी इंडस्ट्री का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि बैंगलोर, जहां पर तेजी 10% से लेके इवन किसी किसी केस में 50 से 60% तक रही है। पुणे दूसरी सिटीज हो गई, गुड़गांव में हमने काफी तेजी देखी। तो जो भी सिटीज थी जो डोमिनेट करती थी सर्विस इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री को लेके, वहां पर ज्यादा तेजी देखी गई। बाकी शहरों में हमें लगता है कि रियलाइजेशन एक मीन टू रिवर्स रेशियो जिसे हम बोलते हैं, कि कोविड में रेंट्स नीचे चले गए थे, वापस से उसी लेवल्स पे आ गए जब लगा कि ठीक है, नाउ हम सभी कोविड से ओवरकम कर चुके हैं। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये शायद इस तरीके की तेजी ना रहे, लेकिन एक जो जनरल इन्फ्लेशन रहता है उसका इफेक्ट रेंट्स में जरूर दिखेगा। ओके, तो किस तरह के किराए के घरों की डिमांड है? मतलब मेट्रो और छोटे शहर, दोनों तरह के शहरों में लोग, आपने ये तो बता दिया कि जहाँ पर आईटी, जिन इलाकों में आईटी क्षेत्र की कंपनियां हैं वहाँ पर वो शहर जो है वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, लेकिन घर अब कैसे लोग ले रहे हैं? क्या प्री कोविड और पोस्ट कोविड घरों को जिस तरह से घर पसंद किए जा रहे हैं और रेंट पर ले रहे हैं, उसमें कुछ अंतर आप देख रहे हैं? 3 चीजें हुई हैं प्रियंका, एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2008 की क्राइसिस के बाद रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा बियर फेज रहा है। जनरली एक रियल एस्टेट एक ऐसी साइकिल है जो बहुत लंबे समय तक बुल फेज में रहती है और एक बहुत लंबे समय तक बियर फेज में रहती है। तो 2008 के बाद हमने कभी रियल एस्टेट को रेट्स में बढ़ते हुए नहीं देखा। तो आप इस उदाहरण से समझिए कि 2017 अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो लोगों की इनकम डबल हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी के दाम डबल नहीं हुए। तो अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो घरों को 5 साल पहले अफोर्ड नहीं कर सकती थी, एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास तबका आज उसको अफोर्ड कर सकता है। तो एक कारण सबसे बड़ा ये हुआ है कि बहुत लंबे समय तक रेट में इंक्रीज ना होने की वजह से एक सडन डिमांड है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, कि काफी काफी इनकम की वजह से। दूसरा क्या है, कोविड में हम सबने क्या सीखा? हम कोविड से पहले समझते थे कि ठीक है, घर एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन हमने कोविड में रियलाइज किया कि नहीं, घर एक सिर्फ बेसिक नेसेसिटी नहीं है। हमने देखा जिन लोगों के घर छोटे हुआ करते थे और वो काम नहीं कर पा रहे थे, आज एक नया दौर निकल के आया है जहां पर लोग घरों में प्रेफर करते हैं कि एक जगह हो जहां पर वो बैठ के काम कर सके। राइट, एक एक वर्क जगह हो स्पेस, एक जहाँ वर्क स्टेशन के लिए एक एरिया होना चाहिए। करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक लोगों में रियलाइजेशन हुआ, तो लोग ज्यादा बड़े घर की तरफ बढ़े, थोड़े से बेटर क्वालिटी ऑफ घर की तरफ बढ़े। दैट वाज द अनदर रीजन कि जहां पर हमने देखा कि तेजी आई, कि लोगों की साइकोलॉजी में काफी फर्क आया है कोविड की वजह से। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन था, देखिए क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी की जो मार्केट होती है, ग्रोथ ड्राइवर जो होते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट, इसमें तेजी अगर धीरे धीरे आती है तो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ने लोगों का रुझान बढ़ाया, इन्वेस्टर का रुझान बढ़ाया। वो रुझान अभी कंटिन्यू है। तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट बेशक बढ़ गए हैं, लेकिन जो एक साइकोलॉजिकल साइकिल क्रिएट हुई पिछले 2 या 2.5 सालों में, हमें लगता है कि ये अभी और लंबे समय तक चलने वाली है।
तो जो डिमांड पहले फ्लैट थी या नेगेटिव थी रियल एस्टेट मार्केट में, काफी हद तक एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने वाले हैं आने वाले समय में भी। और ये दोनों जगह रहेगा, छोटे शहरों में भी और बड़े शहरों में। ओके तो किराए तो बढ़े हैं रवि जी, ऐसे में अगर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग किराए के खर्चे को कम करना चाहते हैं, और कितना कम कर सकते हैं, या कोई रास्ता ही नहीं है इसे कम करने का? देखिए, हमने क्या ऑब्जर्व किया है सेगमेंट में कि जब हम कोई भी, देखिए एक तो रैशनलाइज रेट रहेंगे किसी भी एरिया के, तो जो एक मार्केट स्टैंडर्ड है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। सिर्फ हम ये एडवाइस करते हैं कि कभी भी जो घर आप किराए पे ले, आप मेक श्योर करें कि वो जो किराया है वो आपकी इनकम का एक डिस्प्रपोर्शनेट एलोकेशन नहीं होना चाहिए, जिससे आपको तकलीफ हो रेंट पे करने में। तो अगर अगर वो आपकी इनकम का 20-25% हिस्सा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये हिस्सा ज्यादा है, हमने देखा है लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और गुड़गांव जैसे शहर में 40-45 हजार के रेंट्स पे रह रहे हैं, तो उन लोगों को मुझे सलाह होगी कि आप कोशिश कीजिए कि आप सेंटर पॉइंट पे ना रहते हुए सबर्ब में रहे। जैसे हम देखते हैं यूरोप और यूएस में ये कल्चर है, वहां पर लोग मेक श्योर करते हैं कि रेंटल जो है उनके इनकम के हिसाब से हो। तो किराया बढ़ना आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एक डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपको दिखेगी उसकी तेजी। आपके कंट्रोल में है कि आप कितना परसेंटेज आप बना के रखें। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरी इनकम कम है तो मैं बड़ी सोसाइटी में ना शिफ्ट होने की बजाय छोटी सोसाइटी में शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर मेरा उससे भी कम है, मैं सोसाइटी में ना शिफ्ट होने की बजाय बिल्डर अपार्टमेंट्स में रहूंगा। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से अगर रेंट को रियलाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बढ़ी हुई दर आपको बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं डालेगी। ठीक है, तो आप अपनी इनकम के अनुसार जो है 25 से 35% तक का रेंट दे रहे हो, फाइनेंशियल बर्डन इसे नहीं बनने दीजिए। साल 2022 की शुरुआत जो है कम से कम रियल एस्टेट के लिए तो हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छी रही है। हम घरों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में सबसे ज़्यादा 14% का एक इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। आप इस तेजी के पीछे क्या वजह मानते हैं? वही कि अब लोग जो है वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो से वर्क फ्रॉम ऑफिस सिनेरियो में शिफ्ट हो रहे हैं, सो दे आर कमिंग बैक टू द सिटीज, ये एक रीजन है क्या? इसके मल्टीपल पैरामीटर से, जैसे कि मैंने अपने बात बोली कि एक डिमांड ज्यादा होने की वजह से जाहिर सी बात है कि रेंट्स में बढ़ोतरी आई है। दूसरा है कि हम सिर्फ 2022 के डेटा को देख रहे हैं। अगर हम 2020 को क्लब करके देखेंगे या 3 साल को क्लब करके देखेंगे तो ये बढ़ोतरी अभी भी सिंगल डिजिट में है। तो हुआ क्या, 2020 में जब कोविड आया तो रेट्स कम हो गए, 21 में जब थोड़ा लोगों ने रियलाइज किया तो बराबरी पे आ गए, और फिर एक जो जनरल इन्फ्लेशन की वजह से जो बढ़ोतरी आनी थी वो क्लब होके आ गई। तो आप इसको ये देखिए, रियल एस्टेट दुनिया में एक ग्रोथ एसेट क्लास है, यानी इक्विटी के बाद अगर आइडियली किसी को वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए तो रियल एस्टेट को क्रिएट करनी चाहिए, और दुनिया भर के देशों में ऐसा है। तो आज आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, हम सिंगापुर की बात करेंगे, यूएस की बात करेंगे, यहाँ पर रियल एस्टेट बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर लोग अच्छे रिटर्न्स बना रहे हैं। इंडिया में चूंकि कैश बहुत ज्यादा होने की वजह से, कम ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से, रेगुलेटरी चैलेंजेस होने की वजह से और ज्यादा इंटरेस्ट रेट होने की वजह से लोगों के रिटर्न्स रियल एस्टेट में इतने नहीं बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने सालों से और पिछले 10 सालों में चूंकि रियल एस्टेट पे बहुत मार पड़ी है, तो एक छोटा सा रैशनलाइजेशन हम बोल सकते हैं जो हमें पिछले 1 साल में दिखाई दे रहा है। बट हमें नहीं लगता कि इंडिया में जब तक ये 3 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो जाती, रियल एस्टेट एज ए कैटेगरी पोटेंशियली 12, 13, 14% की ग्रोथ कर सकता है। ये हमेशा इक्विटी ही करेगा। ये आपके इन्फ्लेशन को अलाइन करके रखेगा कि जैसे अगर आपका इन्फ्लेशन 6-7% है तो आइडियली ब्रॉड लेवल पे रियल एस्टेट आपको 6-7-8% के आसपास ग्रोथ देगा। तो अगर वो ग्रोथ प्रॉपर्टीज में है तो वो ग्रोथ आपके रेंटल्स में भी आने वाली है। ओके तो एक सवाल, क्योंकि आज हम रेंटेड मार्केट पर बात कर रहे हैं, मैं समझना चाहूँगी हर जितने भी फाइनेंशियल प्लानर हैं उनसे मैं ये सवाल ज़रूर पूछती हूँ और आपसे भी पूछना चाहूँगी, बाय वर्सेस रेंट में आप क्या सलाह देते हैं? आप किसके पक्ष में हैं? आप बाय करने के लिए कहते हैं या रेंट पर रहने के लिए कहते हैं? देखिए, ये बड़ा ही पेचीदा और मैं बोलूँगा सेंसिटिव सवाल है, क्योंकि जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो इट्स वेरी वेरी पर्सनल। तो घर जो है वो हमारे, तो इंसान के दिमाग में 2 माइंड्स होते हैं, एक जो आईक्यू से ड्राइव होता है, एक ईक्यू से ड्राइव होता है। तो घर खरीदना जो है बहुत इमोशनल डिसीजन है हम इंडियंस के लिए।
तो मुझे कहीं भी कभी भी हमेशा ऐसा लगता है कि एक खुद का घर तो होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ना देखते हुए कंजम्पशन के लिए, जैसे हम कार लेते हैं, लेकिन ये इस कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि हमने सब कुछ निकाल के एक घर खरीदने में लगा दिया। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इतनी सक्सेसफुल नहीं है। उसके बड़े सिंपल से कारण है। आज आप गुड़गांव में या बैंगलोर में कोई घर किराए पे लेने जाते हैं तो आपका जो किराया होगा, अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो वो किराया 25,000 रुपए से लेके 30,000 के बीच में होगा, इससे ज्यादा किराया नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर 25,000 रुपए मेरा किराया है तो साल भर में 3 लाख रुपए मुझे उस प्रॉपर्टी से रेंट में आएंगे, तो जो बनता है 3%, इट्स कॉल्ड रेंटल यील्ड। जैसे हम एफडी करते हैं वैसे ये यील्ड हो गई, ऐसे रेंटल यील्ड। अब आप देखिए होम लोन जो इंडिया में अवेलेबल है 8%, 8.10 के आसपास है आज के टाइम पे। तो आप देखिए कितना बड़ा गैप है। हाँ, बड़ा गैप है कि आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, एक जगह आप 3 लाख कमा रहे हैं लेकिन दूसरी जगह 8.5 लाख या 8 लाख रुपए ब्याज आप जमा कर रहे हैं। तो ये गैप है। अभी यही गैप हम दूसरे जगह से अगर कंपेयर करते हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, वहां पर ये उल्टा है। रेंटल यील्ड वहां पर 6 से 7% के आसपास है और इंटरेस्ट रेट 2 से 3% है। तो जब हमारा कोई क्लाइंट एनआरआई बनता है तो हम उनको बोलते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी बाइंग हाउस। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में हमें लगता है कि आपकी प्रेफरेंस रेंटल होनी चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाए, आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल कैपिटल है, तब आप जिस प्रकार से 10 करोड़ इकट्ठा करने के बाद हम 50 लाख रुपए की मर्सिडीज खरीद लेते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आप इस परिस्थिति में ना आ जाए मुझे लगता है कि रेंटल बेटर ऑप्शन है। लेकिन जब आप इस परिस्थिति में आएंगे तो अपना घर जरूर खरीदिए। ये एक बहुत वेल सेड एंड वेल एक्सप्लेन रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पर्सनल चॉइस है और आपकी पर्सनल फाइनेंशियल कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। ऐसा ना हो कि इमोशनल अपील के लिए आप घर तो खरीद लें और फिर आप ईएमआई के फंदे में फंसे हुए अपने आप को पाएं। सो इट्स अ टोटली पर्सनल चॉइस।